हेलो स्टूडेंट, मेंडेलियन जेनेटिक्स में मेंडल के विभिन्न क्रॉस और उनके निष्कर्ष, उनके परिणाम, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद और उन पर आधारित हमने क्वेश्चन भी किए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। फिर शॉर्टकट मेथड बताया था आपको किस तरह से क्रॉस आधारित क्वेश्चन करने होते हैं। अब आते हैं हम मेंडल के कार्यों के आखिरी भाग में। मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंत में एक छोटा सा टॉपिक और आता है, विशिष्ट क्रॉस, स्पेशल क्रॉस। एक्चुअली मेंडल ने अपने जितने भी क्रॉस किए, वंशानुगति के जो भी छोटे बड़े क्रॉस किए, उन्होंने अपने हर बड़े क्रॉस के साथ कुछ विशिष्ट, कुछ छोटे छोटे क्रॉस और भी किए। ये छोटे छोटे क्रॉस हैं और हर क्रॉस मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड सबके साथ किए गए। ये विशिष्ट क्रॉस कुछ विशेष बातें जानने के लिए किए जाते हैं और संकरण प्रयोगों में आज तक भी ये काम में लिए जाते हैं। ठीक है, ये विशिष्ट क्रॉस कौन कौन से हैं और उनसे हमें क्या पता चलता है, यही हम आज पढ़ेंगे। कुल मिलाकर दो प्रकार के स्पेशल क्रॉस मेंडल ने अध्ययन किए। ये स्पेशल क्रॉस थे, एक तो बैक क्रॉस और दूसरा रेसिप्रोकल क्रॉस। बैक क्रॉस को हम कहते हैं संकर पूर्वज क्रॉस। ठीक है, संकर पूर्वज क्रॉस। और दूसरा है रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम क्रॉस। दोनों क्रॉस क्या है और उनकी उपयोगिता क्या है, यही हम समझेंगे। तो दो प्रकार के स्पेशल क्रॉस है। सबसे पहले लेंगे इसमें बैक क्रॉस, पहला प्रकार। संकर पूर्वज या बैक क्रॉस का मतलब ये होता है कि जब F1 संतति का क्रॉस उसके किसी पेरेंट से किया जाता है तो ये बैक कहलाता है, संकर पूर्वज। ठीक है, संकरण प्रयोगों में इस प्रकार के क्रॉस कुछ विशेष बातें जानने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो जब भी F1 संतति का क्रॉस हम अपने उनके किसी पेरेंट से करेंगे तो वो बैक क्रॉस कहलाएगा। अब देखिए, मेंडल के क्रॉस में हमेशा जो उन्होंने पेरेंट सेलेक्ट किए वो पेरेंट दो प्रकार के थे। कौन कौन से? एक समयुग्मी प्रभावी और दूसरा समयुग्मी अप्रभावी। तो यानी कि अगर हम F1 का क्रॉस किसी भी पेरेंट से करते हैं तो यहाँ पर पेरेंट जो होंगे ये दो तरह के होंगे, समयुग्मी प्रभावी भी होंगे और समयुग्मी अप्रभावी भी। तो कौन से पेरेंट लिए जाएं उसके अकॉर्डिंग हम इस बैक क्रॉस के अंदर वापस दो टाइप करेंगे। ये दो प्रकार के होंगे, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अगर हम F1 संतति का क्रॉस समयुग्मी प्रभावी पेरेंट से करते हैं तो आउट क्रॉस। ठीक है, और अगर F1 संतति का क्रॉस समयुग्मी अप्रभावी से करते हैं तो टेस्ट क्रॉस। तो पेरेंट का डिफरेंस। तो कुल मिला के बैक क्रॉस का फंडामेंटल मीनिंग समझ में आना चाहिए कि संतति का F1 संतति या और भी कोई पीढ़ी हो, F1 संतति का क्रॉस अपने किसी पेरेंट से वापस करना, ये कहलाता है बैक क्रॉस। पहले हम बात करते हैं इसमें आउट क्रॉस की। ठीक है, आउट क्रॉस क्या है? F1 संतति का क्रॉस, जब F1 संतति का क्रॉस समयुग्मी प्रभावी पेरेंट से किया जाए। मैंने कहा समयुग्मी प्रभावी पेरेंट हो सकता है या समयुग्मी अप्रभावी। मेंडल ने जितने भी क्रॉस किए यही दो प्रकार के पेरेंट लिए गए। तो हम कौन सा पेरेंट यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसके टाइप होंगे। बैक क्रॉस में आउट क्रॉस हम उसे कहेंगे जब F1 संतति का क्रॉस प्रभावी पेरेंट से हो। इस प्रकार के क्रॉस का कोई खास उपयोग नहीं है। ठीक है, ये अधिक उपयोगी नहीं होते, यानी कि बैक क्रॉस से हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती और संकरण प्रयोगों में आमतौर पर आउट क्रॉस नहीं किए जाते। बैक क्रॉस नहीं, आउट क्रॉस। आउट क्रॉस से कोई खास जानकारी नहीं मिलती और आउट क्रॉस नहीं किए जाते हैं। बैक क्रॉस में जो क्रॉस मुख्य रूप से उपयोगी है वो है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, समयुग्मी प्रभावी पेरेंट से क्रॉस करने के बाद आपको कोई ऐसी विशेष जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे इसका उदाहरण देखिए, हम इन क्रॉस को हर बड़े क्रॉस के साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड सबके साथ। तो हम जरा इसको मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड के साथ आउट क्रॉस करते हैं। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसी के साथ में मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस। ठीक है, इसमें F1 संतति का समयुग्मी प्रभावी पेरेंट से क्रॉस होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो लिया था हमने, F1 संतति लंबी प्राप्त हुई थी और इसका क्रॉस समयुग्मी प्रभावी पेरेंट, तो ये भी लंबा ही होगा, कैपिटल टी। अब अगर इस क्रॉस को किया जाए तो देखिए रिजल्ट क्या आता है। इस क्रॉस को करने पर ये दो प्रकार के गैमेट बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इधर ये एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा। तो इनकी संततियां दो प्रकार की बनेगी। एक तो ये बना कैपिटल टी और दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसमें क्या आया, इसमें संतति टॉल आएगी और इसमें भी टॉल आएगी। ठीक है, ये आया जब हमने F1 संतति का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 संतति का क्रॉस समयुग्मी प्रभावी से किया। यहाँ पर इनकी सारी संततियां क्या आ रही है, टॉल, लंबी प्राप्त होगी। अगर हम आपसे कहें कि इसमें लक्षण प्रारूप अनुपात, फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, तो क्या रेशो बताएंगे? लक्षण प्रारूप अनुपात, फिनोटिपिक, क्योंकि हमें रेशो भी पूछा जा सकता है, इसके बस परिणाम पूछे जा सकते हैं, या फिर जीनोटिपिक रेशो क्या रहा। तो देखिए
जो ये आउट क्रॉस किया गया, अगर हम लक्षण प्रारूप की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो, तो इसमें दोनों ही लक्षण प्रारूप क्या आ रहे हैं, टॉल। जब एक ही प्रकार का लक्षण प्रारूप आ रहा है तो यहाँ कोई रेशियो नहीं बनेगा। हम यहाँ पर सिर्फ यही लिख पाएंगे कि यहाँ सारे के सारे लंबे प्राप्त होते हैं, सारे टॉल। और जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, तो देखिए कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक एक बार आ गए, यानी कि 1:1 आएगा। ये रिजल्ट आया मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस का। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ आउट क्रॉस किया गया तो देखिए ये रिजल्ट आया। ठीक है, इसमें आप देखिए कुल मिलाकर हमें कोई नई बात पता नहीं चली। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने दो टॉल का क्रॉस किया है। ठीक है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल, इन दो टॉल का क्रॉस किया और संततियां भी सारी क्या आई, टॉल। तो हमें तो ये भी नहीं मालूम चला कि कौन सा टॉल तो समयुग्मी है और कौन सा टॉल विषमयुग्मी है। हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि ये टॉल समयुग्मी एक विषमयुग्मी। दो टॉल का क्रॉस करा है, सारे टॉल आ गए। दो लंबे पौधे थे, सारी संततियां लंबी आ गई। फिनोटाइप सारे लंबे, तो इसमें हमें कोई चीज पता नहीं चली। ठीक है, जीनोटाइप हमें कोई सीधे सामने तौर पर दिखता भी नहीं है, भले जीनोटिपिक रेशियो 1:1 आपको बाहर से दोनों लंबे पौधे दिख रहे, तो इसलिए ये क्रॉस नहीं किए जाते क्योंकि इससे कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन तो मिल नहीं रही। ठीक है, आप इसको डायहाइब्रिड पे भी करके देखो, इसी प्रकार के परिणाम मिलेंगे। जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस था, इसमें भी अगर हम F1 संतति का क्रॉस समयुग्मिक प्रभावी पेरेंट से करें तो हम अपने डायहाइब्रिड क्रॉस को लें तो F1 संतति क्या थी, राउंड एंड येलो, गोल और पीले बीज, और राउंड एंड येलो, ये तो विषमयुग्मी था F1 तो, और प्रभावी पेरेंट क्या हो जाएगा, राउंड एंड येलो समयुग्मी। डायहाइब्रिड आउट क्रॉस को करके देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे और यहाँ 1 प्रकार का गैमेट बनेगा। ये विषमयुग्मी है, 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, फिर स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, इधर कैपिटल R कैपिटल Y एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली क्रॉस करते हैं उसी तरह से करना है। अब देखिए पहली संतति ये बनी। ठीक है, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। अगर मैं इसका फिनोटाइप पूछूं तो कैपिटल R और कैपिटल Y आ रहा है, मतलब ये राउंड येलो बनेगा। चलिए दूसरी संतति की बात करें तो ये क्या बना, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इसमें भी देखिए कैपिटल R है और कैपिटल Y भी है, भले स्मॉल y भी है लेकिन कैपिटल Y होने की वजह से ये भी राउंड एंड येलो बनेगा। उसके बाद में इसकी बात करें तो ये क्या बना, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। इसमें भी देखो कैपिटल R और कैपिटल Y है, यानी कि ये भी राउंड एंड येलो। और ये जो रहेगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y विषमयुग्मी, ये भी राउंड एंड येलो। यहाँ 4 तरह की संतति बनी और चारों तरह की संतति में फिनोटाइप राउंड एंड येलो ही आ रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो डाइहाइब्रिड आउट क्रॉस में भी फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड पैटर्न वाला ही आया। यहाँ पर क्या आएंगे, सारे राउंड एंड येलो। तो जब सारे के सारे एक ही प्रकार के फिनोटाइप है तो रेशियो नहीं बनता। जैसे यहाँ सारे टॉल थे, वहाँ सारे राउंड एंड येलो आ जाएंगे। और जीनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा, तो इसका जीनोटिपिक रेशियो देखिए कितने प्रकार के जीनोटाइप बने वो दिख ही रहे हमें, कितने प्रकार के, ये चारों अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप बने। तो जीनोटिपिक रेशियो 1:1:1:1। यहाँ 1:1 था, 1:1:1:1 4 बार है। ये एक्चुअली में मैंने आपको मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के साथ आउट क्रॉस करके बताया। और मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड में ये नहीं कहेंगे कि आउट क्रॉस में परिणाम समान आए, समान पैटर्न पर आए। यहाँ पर भी ये हो रहा, सारे के सारे प्रभावी वाले जाते हैं फिनोटाइप, यहाँ भी सारे प्रभावी राउंड एंड येलो है। यहाँ 1 लक्षण है, यहाँ 2 लक्षण है, बस इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है। यहाँ 2 प्रकार के जीनोटाइप 1:1 या 4 प्रकार हो जाएंगे 1:1:1। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये कि जीनोटिपिक रेशियो तो हमें फिर भी एकदम से नहीं दिखेगा, हमें फेनोटाइप दिखेगा। और हम क्या कर रहे हैं, 2 प्रभावी लक्षण वाले, यहाँ भी टॉल, ये टॉल का क्रॉस किया, सारे टॉल आए। यहाँ राउंड एंड येलो, सारे राउंड एंड येलो आए। सो कुल मिलाकर देखिए आउट क्रॉस में ऐसी कोई खास बात पता नहीं चलती। तो ये ध्यान रखिएगा कि मेंडल ने जो बैक क्रॉस किए उसमें आउट क्रॉस की कोई यूटिलिटी नहीं है और आउट क्रॉस किए भी नहीं गए। ठीक है, फिर उसके बाद में बात आती है टेस्ट क्रॉस की, जो सेकंड प्रकार है, दूसरा प्रकार टेस्ट क्रॉस का। ठीक है, टेस्ट क्रॉस के अंदर परिभाषा क्या रहेगी इसकी, F1 संतति का क्रॉस समयुग्मी अप्रभावी पेरेंट से किया जाए। ये क्रॉस काफी उपयोगी है। टेस्ट क्रॉस का नाम ही देखिए इसका रखा है टेस्ट, परीक्षण क्रॉस, परीक्षणार्थ क्रॉस भी कहा जाता है। कि जब F1 संतति का हम अप्रभावी पेरेंट से क्रॉस करेंगे तो इसको हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे।
ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस जो होता है ये काफी महत्वपूर्ण भी है और काफी उपयोगी भी है और संकरण प्रयोगों में इसका काफी इस्तेमाल होता है। मेंडल ने भी किया है और आगे भी किया गया, बाद में आज तक भी किया जाता है। अब टेस्ट क्रॉस का यूज क्या है, देखिए टेस्ट क्रॉस की उपयोगिता। टेस्ट क्रॉस पर काफी क्वेश्चन आते रहते हैं, इसकी परिभाषा पर क्वेश्चन आते हैं, इसकी उपयोगिता पर, इसके परिणाम पर। तो टेस्ट क्रॉस जो होता है किसी प्रभावी लक्षण वाली संतति का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, देखिए प्रभावी लक्षण वाली संततियां जैसे कि लंबे पौधे हैं, प्रभावी लक्षण वाली संततियों का हमें जीनोटाइप देख के पता नहीं चलेगा। अगर कोई पौधा लंबा है तो वो लंबा पौधा समयुग्मी भी हो सकता है और विषमयुग्मी भी हो सकता है, दोनों ही लंबे होते हैं। हाँ, बोने पौधे का पता है कि वो समयुग्मी होगा, लेकिन लंबे पौधे तो दो प्रकार के हो सकते हैं। तो मेंडल ने अपने हर क्रॉस के बाद प्रभावी लक्षण वाले पौधे जो हैं या प्रभावी लक्षण वाली जो संततियां आई उनके क्या जीनोटाइप है ये ज्ञात करने के लिए उन्होंने क्या किया, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस जीनोटाइप कंफर्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जीनोटाइप आंखों से दिखता नहीं है तो जीनोटाइप पता करना होता है और मेंडल ने इसलिए हर पीढ़ी पर टेस्ट क्रॉस किया है। जो भी प्रभावी लक्षण वाला संतति आया उसका जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करके ये काम किया है। अब देखो इसके परिणाम किस प्रकार के आएंगे। अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं तो देखिए हमने यहाँ जैसा आउट क्रॉस लिया था उसी तरह से मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड दोनों स्तर पर हम टेस्ट क्रॉस भी कर सकते हैं। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस अगर किया जाए, ठीक है, तो F1 संतति का अब यहाँ समयुग में अप्रभावी पेरेंट से क्रॉस होगा और अप्रभावी पेरेंट्स कौन सा हो गया, यहाँ बोना ड्वार्फ। ठीक है, F1 टॉल आया था, इसका ड्वार्फ से क्रॉस किया गया। अब इसका क्रॉस अगर हम करते हैं, इसको करके देखिए, इसमें दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, कैपिटल T स्मॉल t और ये स्मॉल t। ठीक है, तो यहाँ देखिए संततियां क्या क्या बनी, एक तो बनी कैपिटल T स्मॉल t और एक स्मॉल t स्मॉल t। ये संतति टॉल, लेकिन ये संतति होगी ड्वार्फ। अब यहाँ संततियों में टॉल भी आ रहे हैं, ड्वार्फ भी आ रहे हैं, बराबर मात्रा में 50-50%। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका फिनोटिपिक रेशियो लिखना चाहूं तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, लक्षण प्रारूप अनुपात टॉल और ड्वार्फ दोनों आए 1:1 होगा। और जीन प्रारूप जीनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा, तो यहाँ जीनोटाइप भी देखिए दो प्रकार के बन रहे हैं, तो जीनोटिपिक रेशियो भी यहाँ 1:1 रहेगा। मतलब यहाँ फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम आएंगे 1:1। ये है टेस्ट क्रॉस की खासियत। आउट क्रॉस में क्या हो रहा था, फिनोटिपिक रेशियो कोई नहीं बन रहा था, वहां सारे लंबे आ रहे थे। यहाँ पर 50% लंबे आएंगे, 50% बोने आएंगे। अब इस टेस्ट क्रॉस से हमने कहा हमने जीनोटाइप पता करने के लिए ये किया है। किसका जीनोटाइप और पता कैसे चला, इसको समझे जरा। जीनोटाइप पता किसका करना था, मेंडल ने देखिए शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बोने से कराया था। वो शुद्ध पौधे हो तो मेंडल ने खुद ने तैयार किए तो उनको पता था। अब जैसे उन्होंने शुद्ध लंबे शुद्ध बोने का क्रॉस कराया था तो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में पौधे सारे लंबे आए। मेंडल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोने पौधे का तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया और वो ये जानना चाह रहे थे कि ये F1 पीढ़ी में जो लंबे पौधे आए ये किस प्रकार के हैं, ये समयुग्मी भी हो सकते हैं, विषमयुग्मी भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो F1 का जो कैपिटल T स्मॉल t है हमें कोई दिखता थोड़ी है, ये हम तो ये भी मान सकते हैं ना कि ये समयुग्मी भी हो सकता है, विषमयुग्मी भी। तो इस लंबे पौधे का, इस F1 लंबे पौधे का हमें जीनोटाइप कंफर्म करना था। ठीक है, इसलिए इसका क्रॉस कराया अप्रभावी से। जैसे आप इसका अप्रभावी से क्रॉस कराओगे तो क्या होगा, ठीक है, यदि ये अगर समयुग्मी होता, जरा सोच के देखिए, अगर ये समयुग्मी होता तो क्या परिणाम आता। अगर ये समयुग्मी होता और हम इसका ये अप्रभावी से क्रॉस कराते तो क्या आता, इधर कैपिटल T, इधर स्मॉल t, तो सारी संततियां क्या आती, टॉल। ठीक है, अगर ये F1 टॉल पौधा समयुग्मी होता और हम इसका अप्रभावी से क्रॉस कराते तो सारी संततियां टॉल आती, 1:1 नहीं आता। और परिणाम 1:1 तो केवल तभी आएगा जब ये पौधा कैसा हो, विषमयुग्मी हो। तो ये जीनोटाइप कंफर्मेशन है कि टेस्ट क्रॉस करा और परिणाम अगर 1:1 आया, इसका मतलब जो लंबा पौधा लिया गया वो विषमयुग्मी था। अगर सिर्फ लंबे पौधे आते तो वो समयुग्मी होता। तो इस तरह से परिणाम 1:1 को देख करके अंदाजा लग जाता है कि F1 पीढ़ी जो थी वो विषमयुग्मी थी। समझ में आई बात। तो ये जीनोटाइप कंफर्म करने में काम आ रहा है क्योंकि जीनोटाइप आंखों से दिखाई नहीं देता। मेंडल ने जैसे ही F1 पीढ़ी पर लंबे पौधे प्राप्त किए उनका भी टेस्ट क्रॉस किया और आगे की पीढ़ियों में भी ये टेस्ट क्रॉस लगातार किए गए और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में नहीं, डाईहाइब्रिड में भी। अब डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो पूछा जाएगा तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो ध्यान रखना 1:1 है। फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1, जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 रहेगा। ठीक है, अब ये कहीं इसी तरह से आप डाईहाइब्रिड में कर लो।
F1 संतति में राउंड एंड येलो थी विषम युग्मी, और इसका क्रॉस अप्रभावी पेरेंट्स है कि अप्रभावी पेरेंट्स कौन सा, रिंकल्ड एंड ग्रीन, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनका क्रॉस करेंगे तो गेमिट वापस देखिए जैसे हमने आउट क्रॉस किया था उसी तरह से यहाँ तो गेमिट बनेंगे 4, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 प्रकार के गेमिट, और इधर बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक ही गेमिट बनेगी। ठीक है, अब आप जरा इनको देखिए क्या क्या संततियां बनेगी। एक संतति तो ये बनेगी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका मैं फिनोटाइप लिखूं नहीं तो अभी पता होना चाहिए, कैपिटल आर और कैपिटल वाई यानी कि राउंड एंड येलो आएगा। ठीक है, अगला देखें इन दोनों के क्रॉस में क्या रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर, सॉरी ये तो हो चुका ऑलरेडी। अब इसका और इसका क्रॉस करेंगे। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये आया। ठीक है, अब इसमें देखो कैपिटल आर है मतलब राउंड, स्मॉल वाई, वाई दोनों अप्रभावी है तो राउंड के साथ येलो नहीं आएगा, रिंकल्ड हो गया स्मॉल, तो ये हो गया राउंड एंड, ठीक है सॉरी राउंड एंड ग्रीन, येलो के प्रभावी था ग्रीन, तो ये तो हो गया राउंड एंड येलो, ये राउंड एंड ग्रीन। उसके बाद देखिए ये तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें देखिए स्मॉल आर है यानी कि ये होगा रिंकल्ड, और कैपिटल वाई मतलब येलो, ये रिंकल्ड एंड येलो होगा। और उसके बाद में एक चौथा अंतिम सारे अप्रभावी यानी कि रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब देखिए यहाँ 4 अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप और 4 ही प्रकार के फिनोटाइप है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो यहाँ अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो कितने प्रकार के फिनोटिपिक रेशियो आए, तो यहाँ पर भी कितने प्रकार के फिनोटाइप आए और क्या रेशियो बना, तो यहाँ रेशियो बनेगा 1:1:1:1:1, 4 बार 1:1। ऐसे ही जीनोटिपिक रेशियो, तो यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो भी टेस्ट क्रॉस का, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रहेगा 1:1:1:1 इस तरह से। अब देखो फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड दोनों में एक ही पैटर्न के आ रहे हैं, ये ना कहें कि एक ही आ रहे हैं, 1:1 और 1:1:1:1 में फर्क तो है लेकिन तरीका वही, एक ही पैटर्न है। तो ये जो टेस्ट क्रॉस के परिणाम है इससे ये चीज ज्ञात होती है। देखिए यहाँ पर भी ये विषम युग्मी है, ये तभी पता चलेगा जब रेशियो 1:1:1:1 है। अगर ये सम युग्मी होता तो यहाँ सारे राउंड एंड येलो ही आते हैं। तो कहने का मतलब संकरण में मेंडल का ये जो क्रॉस था, ये मेंडल ने अपने प्रभावी लक्षण वाली जितनी संततियां आई उनके जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए इनको किया गया। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस क्या है, क्यों किए जा रहे हैं, उनके परिणाम क्या आ रहे हैं, ये अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। नाउ इसके अलावा एक और चीज देखिए, टेस्ट क्रॉस के बारे में ही एक प्रश्न भी पूछा गया ये आईपीएमटी में काफी सालों पहले। टेस्ट क्रॉस का एक उपयोग और भी हो सकता है। टेस्ट क्रॉस का एक उपयोग क्या है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको अपने मॉड्यूल के अंदर भी मिलेगा, इस प्रकार का एक जीनोटाइप देकर पूछा गया है कि इस जीनोटाइप वाले पौधे द्वारा या जीव द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, ये जानने के लिए इसका किससे क्रॉस किया जाए। यह क्वेश्चन आईबीएमटी का है और मॉड्यूल में भी दे रखा है। यह जानने के लिए कि यह कितने प्रकार के गैमेट बनाएगा, इसका किससे क्रॉस किया जाए। अब ये टेस्ट क्रॉस का एक थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार के गैमेट बनाएगा ये जानने के लिए भी हम टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं। मतलब टेस्ट क्रॉस जीनोटाइप तो ज्ञात करते ही हैं, बाकी ये चीज ध्यान रखना, टेस्ट क्रॉस से एक और चीज पता चल सकती है, ये भी हम चाहे तो लिख सकते हैं, टेस्ट क्रॉस से युग्मकों के प्रकार, टेस्ट क्रॉस से युग्मकों के प्रकार का भी पता चलता है। कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे ये युग्मकों के प्रकार का भी पता चल सकता है इससे। और देखिए वो आपको क्रॉस में दिख जाए तो हम युग्मकों के प्रकार का भी अंदाज वैसे भी देखिए, अगर आपको जीनोटाइप पता चल रहा है तो फिर युग्मकों के प्रकार तो बताइए। जब जीनोटाइप भी मालूम चल गया तो फॉर्मूले से भी गैमेट तो बना सकते हैं। और यहाँ रिजल्ट में भी दिख रहा है युग्मकों के प्रकार, और यही क्वेश्चन पूछा था कि ये कितने प्रकार के युग्मक बनाएगा, ये जानने के लिए क्या करें, ये जानने के लिए इसका टेस्ट क्रॉस करें। कैसे, देखिए टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट था, इस टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट में आप एक बात देखिएगा, जितनी बार 1:1 आते हैं उतने प्रकार की गैमेट बनाएंगे। जैसे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में 2 बार 1:1 आए, इसका मतलब यहाँ कितने 2 प्रकार, जिसका हमें जीनोटाइप पता करना उसी की बात चल रही है, प्रभावी लक्षण वाले की। इसका अप्रभावी वाले का तो जीनोटाइप हमें पता है। ठीक है,
मतलब इसने कितने प्रकार के गैमेट बनाए? 2 प्रकार के, 2 बार 1 1। इसने यहाँ बनाए 4 प्रकार के गैमेट, तो 4 बार 1 1 1 1। जितने प्रकार के गैमेट बनाता है उतने ही प्रकार के 1 1 बनाते, उतनी बार 1 1 बनाते। तो एक प्रकार से टेस्ट क्रॉस के परिणाम से आप ये भी बता सकते हो कि जिसका टेस्ट क्रॉस किया गया उसने कितने प्रकार के गैमेट बनाए। तो गैमेट के प्रकार जानने के लिए भी टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं। ये तो एक इसका इनडायरेक्ट यूज है। बाकी मेन जो चीज है कि जो टेस्ट क्रॉस है वो टेस्ट क्रॉस जीनोटाइप कंफर्म करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गई बात? इसके अलावा अंत में एक और चीज ध्यान रखिएगा, टेस्ट क्रॉस की परिभाषा में कंफ्यूजन क्या है। देखो, टेस्ट क्रॉस की परिभाषा में 2 शब्दों का है। टेस्ट क्रॉस की परिभाषा में इन 2 शब्दों के बारे में गौर कीजिएगा। ये जो मैंने यहाँ लिखा, मैं गोले कर रहा हूँ इसका, F1 और पेरेंट। दरअसल जो परिभाषा लिखी जाती है कि F1 संतति का क्रॉस समयुग में अप्रभावी पेरेंट से करते हैं, इससे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि यहाँ F1 संतति लिखी है और एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि मेंडल ने तो F2 पीढ़ी के लंबे पौधे का भी टेस्ट क्रॉस किया। तो कुछ बच्चे परेशान किया, आपने तो कहा था F1 का होता है। जी नहीं, F1 लिखते जरूर हैं, बट ध्यान रखिए टेस्ट क्रॉस तो किसी भी पीढ़ी के प्रभावी लक्षण वाले जीव का हो सकता है। F1 का ही करना है ये बाध्यता नहीं है। चूंकि पहली बार F1 का हुआ, भाई पहली पीढ़ी तो F1 ही आएगी, तो पहली बार F1 का होता है, इसलिए यहाँ F1 लिख देते हैं। बाकी F2 में भी तो उनको लंबे मिले थे, F3 में भी मिले। तो हर पीढ़ी पर, प्रत्येक पीढ़ी पर जहां भी लंबे पौधे या प्रभावी लक्षण वाले पौधे आ रहे हैं, आप उनका टेस्ट क्रॉस कर सकते हो। F1 का ही पौधा होना ये बाध्यता नहीं है। प्रभावी लक्षण वाला पौधा या जीव किसी भी पीढ़ी का हो सकता है, तो F1 जरूरी नहीं है। दूसरी चीज है कि पेरेंट होना जरूरी नहीं है। हमारा यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या है? जीनोटाइप पता करना। ठीक है, और जीनोटाइप पता करने के लिए समयुग्मी अप्रभावी से क्रॉस अनिवार्य है, चाहे वो समयुग्मी अप्रभावी उसका पेरेंट रहा हो या नहीं रहा हो। ये तो मेंडल के केस में हमेशा एक पेरेंट समयुग्मी अप्रभावी होता था। मेंडल ने क्रॉस इसी तरह से किए, इसलिए हम यहाँ पेरेंट लिख देते हैं, क्योंकि एक पेरेंट तो रिसेसिव था ही था। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बाद में हम देखेंगे कई ऐसे क्रॉस आएंगे जहां दोनों पेरेंट में कोई अप्रभावी नहीं है, फिर भी अगर आपको संतति का टेस्ट क्रॉस करना है तो अप्रभावी से ही करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पेरेंट होना ही चाहिए। तो पेरेंट की और F1 पीढ़ी के होने की बाध्यता नहीं है। टेस्ट क्रॉस एक जनरल प्रोसेस है, किसी भी पीढ़ी के प्रभावी लक्षण वाले जीव का टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं। और टेस्ट क्रॉस क्योंकि जीनोटाइप पता करने के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए अप्रभावी से ही करना होगा, चाहे भले वो अप्रभावी उसका पेरेंट रहा हो या नहीं रहा हो। समझ में आ गई बात? ये टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन में अपने को ध्यान रखना है। तो टेस्ट क्रॉस की परिभाषा, किस पर्पस से इसको यूज करते हैं और टेस्ट क्रॉस के क्या रिजल्ट हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पहले प्रकार का स्पेशल क्रॉस था हमारा बैक क्रॉस, जिसमें से आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस 2 प्रकार हैं। हालांकि आउट क्रॉस का कोई उपयोग नहीं है, वो किए भी नहीं जाते हैं, मेनली टेस्ट क्रॉस ही किए जाते हैं। और क्यों किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, मैंने आपको बताया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बैक क्रॉस के बाद में मेंडल ने अगला जो काम किया वो था रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी कि व्युत्क्रम क्रॉस। अब मेंडल ने अपने सारे बड़े बड़े क्रॉसेस के साथ जहां टेस्ट क्रॉस भी साथ साथ किए, वहीं रेसिप्रोकल क्रॉस भी किए। अब व्युत्क्रम क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है और क्यों किए जाते हैं? व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल का मतलब है किसी को रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना। ठीक है, जैसे मेंडल का एक क्रॉस आपको याद हो तो उन्होंने लंबे पौधे का बौने पौधे से क्रॉस किया, तो लंबे से नर युग्मक ले लिए, बौने से मादा युग्मक ले लिए और क्रॉस करा लिया, F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी आई। ठीक है, तो यहाँ मेंडल के भी दिमाग में क्वेश्चन था, ये वो भी जानते थे कि मुझसे ये चीज तो कोई भी पूछेगा कि आपने लंबे पौधे से नर युग्मक लिए और मादा युग्मक बौने पौधे से लिए, तो क्या ये जरूरी था क्या? ये दोनों पौधे कोई नर और मादा पौधे नहीं है, ये दोनों पौधे द्विलिंगी पौधे हैं। अगर ये पौधे द्विलिंगी हैं तो क्या ये जरूरी कि हम नर युग्मक लंबे से ही लें और मादा युग्मक बौने से ही लें? हम तो उल्टा भी तो कर सकते हैं। कैसे? कि हम नर युग्मक बौने से ले लें, मादा युग्मक लंबे से ले लें। ये बात मेंडल भी समझ रहे थे कि भाई ये चीज तो सामने आई रही, क्योंकि पौधे द्विलिंगी है। तो उन्होंने इस तरह के क्रॉस हमेशा साथ में किए। ठीक है, कि जब जिस किसी लक्षण के क्रॉस को केवल पेरेंट बदलकर पुनः किया जाए तो उसे हम व्युत्क्रम क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस कहेंगे। अब ये रेसिप्रोकल है, सेम लक्षण है, वो का वही क्रॉस है, बस नर मादा बदल दिए कि जहां पहले नर युग्मक जिससे लिया उससे मादा युग्मक ले लिया, उल्टा कर लिया। और ये इसलिए संभव है क्योंकि पौधे द्विलिंगी है।
तो जब यही चीज लिखी, जब किसी क्रॉस के पैतृकों को रिवर्स करके, उल्टा करके पुनः क्रॉस किया जाए तो ऐसे क्रॉस को रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो पेरेंट रिवर्स करके दोबारा से क्रॉस करना। आखिर मेंडल ने ये क्रॉस क्यों किए? मेंडल का देखिए इसके पीछे उद्देश्य साफ था। मेंडल ये जानना चाहते थे कि पैतृकीय लिंग बदलने से क्या वंशानुगति पर कोई असर आता है या नहीं आता। पैतृकीय लिंग की वंशानुगति पर क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है, ये जानने के लिए किए गए। जब उन्होंने ये क्रॉस किए तो आप देखिए इसके अंदर F1 पीढ़ी में क्या आए थे, सारे के सारे टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, यही थी F1 पीढ़ी। और उसके बाद में F2 पीढ़ी में 3:1 का रेशो आया। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक इसी तरह से जब उन्होंने पेरेंट को रिवर्स करके ये काम किया तो यहाँ भी उनको F1 पीढ़ी के अंदर तो लंबे पौधे ही आए विषम युग्मी, ठीक है, और F2 पीढ़ी के अंदर वही 3:1 का रेशो आया। मेंडल ने देखा कि चाहे हम पेरेंट बदल लें, जिससे नर युग्मक लिया जिससे मादा युग्मक लिया, इनको उल्टा भी कर दें, परिणाम में कोई अंतर नहीं आता। पैतृकीय लिंग बदलने के बाद भी वैसा का वैसा ही परिणाम आ रहा है। ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब पैतृकीय लिंग की वंशानुगति पर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी। मेंडल ने जितने क्रॉस किए सबको डबल किया था, सबको उल्टा भी करके किया है। जितने मोनोहाइब्रिड, जितने डाइहाइब्रिड, जितने भी क्रॉस किए सभी के समानांतर ये क्रॉस कर रहे हैं, इसके पास पास ही दूसरा क्रॉस कर लिया है पेरेंट को उल्टा करके, ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि नर मादा कहां से भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंडल ने तो निष्कर्ष ये दिया था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नर युग्मक को आप नर युग्मक जो है वो लंबे पौधे से ला रहे हो या बोने पौधे से ला रहे हो, परिणाम समान रहेगा। ये बिल्कुल परिणाम समान है। रेसिप्रोकल क्रॉस का मेंडल को परिणाम समान मिला। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्रॉस करने का उद्देश्य क्या रहा? मेंडल ने ये क्रॉस वंशानुगति पर पेरेंट पैतृक लिंग के प्रभाव को जानने के लिए किए गए। इसके लिए किए। मेंडल को सारे रेसिप्रोकल क्रॉस के परिणाम समान प्राप्त हुए, अर्थात पैतृकी लिंग का वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये मेंडल का परिणाम था। मेंडल को किसी तरह के रिजल्ट में कोई अंतर नहीं मिला, चाहे नर मादा कहीं से भी ले लें। तो पहले तो आपको रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब समझ में आना चाहिए, और ये क्रॉस भी साथ साथ ही किए गए, और इससे ये स्पष्ट हो गया कि नर और मादा कहीं से भी ले सकते हो, पेरेंट कोई से भी हो, रिजल्ट वही आएगा। हालांकि मेंडल के बाद जब लोगों ने आगे काम किया, जैसे हमने कहा था कि पुनर्खोज करता थे कोरेंस और कई सारे, कोरेंस ने मेंडल के काम का काफी अच्छे से विश्लेषण किया। तो कोरेंस को ज्ञात हुआ कि मेंडल को तो अपने कामों में कभी भी रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट भिन्न नहीं मिले, लेकिन बाद में उनको मिले। कोरेंस जो है मिराबिलिस पौधे पर काम कर रहे थे और वहीं उनको रेसिप्रोकल क्रॉस के परिणाम में भिन्नता आई। उसके बाद और भी ऐसे उदाहरण मिले। तो इसमें फिर अपवाद मिलने लगे कि ऐसा नहीं है कि रेसिप्रोकल क्रॉस के परिणाम हमेशा समान होते हैं, अपवाद मिलने लगे। और ये अपवाद जो हैं कुल मिलाकर अब तक 2 अपवाद हमें मिल चुके हैं, एक तो कोशिका द्रव्य वंशानुगति और एक लिंग सहलग्नता। आप देखिए, इन अपवादों को समझने से पहले जरा ये समझें कि इनमें रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट समान क्यों आया, और मेंडल को रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट समान ही क्यों मिला। तो इसका भी हमें कारण समझ में आना चाहिए। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको जनन और निषेचन की प्रक्रिया ध्यान रखनी होगी तो पता चलेगा। आप देखिए, चाहे जंतु हो चाहे पौधे हों, निषेचन की प्रक्रिया में नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन होता है। उसमें हम देखते हैं मादा युग्मक एक बड़ी कोशिका रहती है और नर युग्मक छोटा सा होता है, चलन गतिशील होता है कई बार। ठीक है, और नर युग्मक मादा युग्मक में जो संलयन होता है और जो जायगोट बनता है, तो क्या जायगोट बनाने में दोनों युग्मकों का बराबर योगदान होता है? इस प्रश्न पर कई लोग गलत जवाब दे देते हैं। ध्यान रखिए, पूरी तरह से बराबर योगदान नहीं होता। ठीक है, कोशिका स्तर पर बात करें तो जब ये संलयन होता है तो नर युग्मक तो केवल केंद्रक ही देता है। नर युग्मक का तो केवल केंद्रक मादा युग्मक में आ जाता है और केंद्र का संलयन होकर के वो डिप्लॉइड हो जाता है और जायगोट कहलाता है। तो केंद्रक बनाने में जायगोट का जो न्यूक्लियस बना वो तो दोनों तरफ से आया, N से 2N। लेकिन कोशिका द्रव्य का क्या हुआ? कोशिका द्रव्य तो सिर्फ मादा युग्मक का ही आया, नर युग्मक ने तो दिया ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर भी वही चीज है कि कोशिका द्रव्य जो होता है वो मादा युग्मक का ही आता है। अब ऐसे केस में जरा हम परिणाम देखें तो ये जो था ये नर युग्मक थे। मान लीजिए यहाँ पर ये नर युग्मक में ये कैपिटल T है और इधर ये मादा युग्मक स्मॉल t है। इनका संलयन हुआ तो यहाँ जो जायगोट बनेगा उसमें ये कैपिटल T और ये स्मॉल t तो आ गए।
ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी तो आ गए, लेकिन कोशिका द्रव्य का क्या हुआ? तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म जो केंद्रक के बाहर है, वो साइटोप्लाज्म तो किसका आया? सीधा का सीधा मादा युग्मक का ही आएगा। ठीक है, अब आप देखिए केंद्रक तो दोनों तरफ से आ रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म एक तरफा ही आता है। अब आप देखिए अगर कोई चीज केंद्रक में है तो वो तो दोनों पेरेंट्स से कंट्रीब्यूट होगी। ठीक है, और मेंडल के 7 लक्षणों के जीन कहाँ थे? केंद्रक में थे, गुणसूत्रों पर थे, गुणसूत्र केंद्रक में। चूंकि मेंडल के द्वारा लिए गए 7 लक्षणों के जीन न्यूक्लियस में थे और न्यूक्लियस दोनों पेरेंट्स से आया, तो मेंडल के केस में कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे इधर भी देखें तो यहाँ नर युग्मक में क्या होगा? अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये जो नर युग्मक होगा इसमें स्मॉल टी होगा और ये मादा युग्मक जो है इसमें कैपिटल टी होगा। तो यहाँ जो जाइगोट बनेगा ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी बना, नर ये स्मॉल टी इधर से ये दे। अब देखिए इस कैपिटल टी को चाहे नर युग्मक लाए चाहे मादा युग्मक लाए, क्या फर्क पड़ा? कुल मिलाकर जाइगोट तो दोनों तरफ समान ही बना, क्योंकि ये जीन न्यूक्लियस में है। समझिएगा बात को, क्योंकि ये जीन न्यूक्लियस में है तो और न्यूक्लियस दोनों युग्मकों का आकर संलयन करता है। तो अब कैपिटल टी को नर युग्मक का न्यूक्लियस लाया या मादा युग्मक का न्यूक्लियस लाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंततः जाइगोट का जीनोटाइप वही बनता है। इसीलिए F1 पीढ़ी दोनों ही स्थितियों में लंबी ही प्राप्त हुई और आगे भी परिणाम समान रहा। तो मेंडल को रेसिप्रोकल क्रॉस का परिणाम समान क्यों मिला? क्योंकि मेंडल के लक्षणों के जीन केंद्रक में थे और निषेचन के दौरान दोनों युग्मक केंद्रक का बराबर योगदान देते हैं। किंतु बाद में कोरेंस को ये चीज पता चली कि अगर हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य की, तो कोशिका द्रव्य जो है एक तरफा हमेशा मादा युग्मक का ही आ जाता है। और यदि किसी लक्षण का जीन कोशिका द्रव्य में हुआ, क्या कोशिका द्रव्य में जीन हो सकते हैं? तो कोशिका द्रव्य के अंदर भी कुछ अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होते हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। इनमें अपना खुद का डीएनए होता है और डीएनए है तो जीन भी होगा और जीन होंगे तो कुछ लक्षण भी बनाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, इनके पास खुद का डीएनए है, खुद के कुछ जीन हैं और इनसे भी लक्षण बनते हैं। तो जिन लक्षणों के जीन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के डीएनए से बनेंगे वो तो कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य सीधा सीधा एक तरफ आता है और ये एक पैतृकी सिर्फ मादा युग्मक से आएगा। यानी कि जाइगोट में केंद्रक जहां दोनों पेरेंट के कंट्रीब्यूशन से बना, साइटोप्लाज्म किसका आया? साइटोप्लाज्म केवल मादा का आया। तो इसका मतलब जाइगोट को जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो प्लास्टिड और उनका जो डीएनए है वो सिर्फ किसका मिलेगा? तो ये सिर्फ मादा युग्मक का ही मिलेगा। ठीक है, कोरेंस ये समझाते हैं कि अगर लक्षण का जीन साइटोप्लाज्म में है तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि लंबे और बोने का जीन माइटोकॉन्ड्रिया में, तो जिसके माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे वैसा पौधा बनेगा। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया किसके आएंगे? बोने मादा का, मादा को बोना लिया है तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे तो ये भी बोना बनना चाहिए, और इधर यहाँ पर मादा को लंबा लिया है तो ये लंबा बनना चाहिए। तो देखो परिणाम अलग अलग आ गए। तो ये ध्यान रखना कि अगर लक्षणों के जीन साइटोप्लाज्म में है तो जो जीन मादा युग्मक में है संतति वैसी बनेगी, चाहे नर में कुछ भी हो। और ऐसे में अगर हम नर मादा बदल देंगे तो फिर तो परिणाम बदलेगा ही। तो रेसिप्रोकल क्रॉस का इसीलिए पहला जो अपवाद हमें मिला, वो पहला अपवाद क्या था? इसको कहा गया कोशिका द्रव्य वंशानुगति, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये कोरेंस ने खोजा था। ठीक है, और काफी टाइम तक हम ये मानते रहे कि भाई साइटोप्लाज्म में अगर जीन है तो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट समान नहीं आएगा, और अगर जीन केंद्रक में है तो समान आएगा। हालांकि कुछ समय बाद मॉर्गन ने एक चीज और बताई। मॉर्गन ने जब आगे ड्रोसोफिला पर अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि जीन अगर केंद्रक में भी है और वहां भी वो अगर लिंग गुणसूत्रों पर है। अब आपको पता होना चाहिए केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र हैं उसमें एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है जो नर में XY, मादा में XX होता है। बाकी सारे जो अलिंगी गुणसूत्र जिनको हम ऑटोसोम कहते हैं वो तो दोनों में एक जैसे होते हैं। तो मॉर्गन को ये चीज मिलाई कि अगर लक्षण के जीन लिंग गुणसूत्रों पर होंगे तो भी रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि लिंग गुणसूत्र एक में XX एक में XY होता है तो नर मादा बदलने पर परिणाम बदलेगा। तो जहां हम पहले ये मानते थे कि न्यूक्लियस में अगर जीन है तो परिणाम समान आएगा, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस में भी जीन कहां, अगर ऑटोसोम पर है तो परिणाम समान आएगा, और अगर लिंग गुणसूत्रों पर है तो परिणाम भिन्न आएगा। और यही एक नई खोज हुई जिसको लिंग सहलग्नता कहते हैं। ये दूसरा अपवाद। ठीक है, लिंग सहलग्नता ये मॉर्गन द्वारा खोजा गया है। इसको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब हम सहलग्नता पढ़ेंगे। और ये जो है
ये कोरेंस ने खोजा था। 2 अपवाद मिले हैं, ये मेंडल के बाद के समय में मिले हैं। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को, साइटोप्लाज्मिक और लिंग संलग्नता को, हम मेंडल के बाद आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये फिर से आएंगे आपके। फिलहाल अभी मैं सिर्फ इनको अपवाद के तौर पर यहाँ लिख रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। रेसिप्रोकल क्रॉस का परिणाम समान आया मेंडल को, लेकिन बाद में इसके अपवाद मिले। मेंडल के परिणाम समान क्यों रहे? क्योंकि मेंडलियन लक्षणों के जीन न्यूक्लियस में थे। ठीक है, और ये तो बाद में पता चला कि अगर जीन साइटोप्लाज्म में होते तो परिणाम भिन्न आता, लिंग गुणसूत्रों पर होते तो भी परिणाम भिन्न आता। रही बात मटर के पौधे की, मटर पे काम किया था मेंडल ने। मटर के पौधे में लिंग गुणसूत्र होते ही नहीं है, इसलिए मेंडल को दिक्कत ही नहीं आई और मेंडल के केस में सारे परिणाम समान आए। अब ये 2 चीज ध्यान रखनी है कब कब, यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम यहाँ दोनों। अच्छा, इसमें भी एक चीज देखिएगा कि जब ये मैंने आपको बताया कि मादा युग्मक से ही केवल और केवल किसका आता है, कोशिका द्रव्य किसका आता है, मादा युग्मक से। इसका मतलब से माता के जीन ही जाएंगे। कभी आपसे कोई पूछे कि साइटोप्लाज्म में उपस्थित जीन संतति को किसके मिलते हैं, तो सिर्फ माता के मिलेंगे, पिता से नहीं आते हैं। तो ये जो कोशिका द्रव्य से आते हैं, इनमें क्या रेसिप्रोकल क्रॉस तो भिन्न आना ही आना है, साथ में ये मातृ वंशानुगति दर्शाते हैं, सिर्फ माता जैसी होंगे। कुछ लक्षणों में संतति माता जैसी होती है, क्योंकि माता के ही माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के जीन आते हैं, तो ये केवल मादा युग्मक से आते हैं, मातृ वंशानुगति। ठीक है, हालांकि इस प्रकार की मातृ वंशानुगति लिंग गुणसूत्रों में नहीं है। लिंग गुणसूत्र अलग तरह से चलेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब आप देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट समझ में आ जाना चाहिए। मेंडल ने किस पर्पज से यूज किया कि वंशानुगति पर तृतीय लिंग का प्रभाव जानने के लिए किया, और उनको परिणाम समान मिले, मतलब उनके अनुसार से कोई प्रभाव नहीं। हालांकि बाद में अपवाद मिले, और यदि लक्षणों के जीन साइटोप्लाज्म में या फिर इवन केंद्रक में भी लिंग गुणसूत्रों पर है, तो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट भिन्न आएगा। अब आप देखिए, आजकल हम रेसिप्रोकल क्रॉस का उपयोग क्या करते हैं, तो अब हमें तो सब चीजें पता चल गई, फिर भी आजकल भी रेसिप्रोकल क्रॉस का उपयोग होता है। और आजकल रेसिप्रोकल क्रॉस का उपयोग होता है किसी लक्षण के जीन की लोकेशन पता करने में। मान लीजिए किसी जीव में कोई लक्षण आपको दिख रहा है, आपको पता करना है कि इस लक्षण का जीन इस कोशिका में कहाँ है, लोकेशन, तो आप रेसिप्रोकल क्रॉस से पता कर सकते हो। कैसे? अगर आपने उस लक्षण के आधार पर क्रॉस किया और रेसिप्रोकल क्रॉस का परिणाम समान आया, तो क्या कह सकते हो कि इस लक्षण का जीन कहाँ है, केंद्रक में, और केंद्रक में भी कहाँ पर, ऑटोसोम पर, वही समान आता है। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम आ रहा है, मतलब जीन केंद्रक में है और ऑटोसोम पर है। अगर रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट भिन्न आ रहा है, तो इसका मतलब उस लक्षण का जीन या तो साइटोप्लाज्म में है या फिर लिंग गुणसूत्रों पर है, और इन दोनों को भी अंतर कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट भिन्न आए, तुरंत देखिए क्या मातृ वंशानुगति भी हो रही है। अगर वो माता ही जैसा आ रहा है, मातृ वंशानुगति, तब तो इसका मतलब जीन कहाँ है, कोशिका द्रव्य में, क्योंकि लिंग गुणसूत्र मातृ वंशानुगति नहीं दर्शाता। ठीक है, और यदि रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट भिन्न है और मातृ वंशानुगति भी नहीं है, तब उस लक्षण का जीन लिंग गुणसूत्रों पर माना जाएगा। तो इस तरह से 3 बड़ी लोकेशन हम बता सकते हैं कि लक्षण का जीन ऑटोसोम पर है, लिंग गुणसूत्रों पर है, या साइटोप्लाज्म में। अब ये लिंग गुणसूत्र और साइटोप्लाज्म वाला मैटर हम आगे ज्यादा डिटेल में लेंगे, अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी अपवाद के तौर पर मैंने बताया। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्रॉस का ये निष्कर्ष, और आजकल जो इसका यूज है वो ध्यान रखना है कि रेसिप्रोकल क्रॉस का आजकल किसी लक्षण के जीन की लोकेशन ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। ये लोकेशन ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है कैसे, कि यदि रेसिप्रोकल क्रॉस का परिणाम समान आता है तो जीन कहाँ होंगे, ऑटोसोम पर उपस्थित होंगे। यदि ये असमान आता है, वह मातृ वंशानुगति दर्शाता है, तो जीन साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, और अगर ये असमान आता है और मातृ वंशानुगति भी नहीं दर्शाता है, तब जीन लिंग गुणसूत्रों पर होगा। ठीक है, ये निष्कर्ष। एक चीज और ध्यान रखनी है अपने को कि रेसिप्रोकल क्रॉस के परिणाम से जीन के लोकेशन का अंदाजा लग सकता है। ओके, तो मेंडल ने जितने रेसिप्रोकल क्रॉस किए उनको परिणाम समान मिले हैं, लेकिन मेंडल के बाद के समय में इसमें अपवाद मिले हैं। ओके, तो ये तो मेंडल के 2 विशिष्ट क्रॉस थे, बैक क्रॉस जिसमें आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, और एक रेसिप्रोकल क्रॉस। इसमें टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल क्रॉस इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने आउट क्रॉस नहीं किए थे, उसका कोई यूज भी नहीं है। तो ये मेंडेलियन जेनेटिक्स का जो आखिरी पार्ट था, 2 प्रकार के ये विशिष्ट क्रॉस थे, और इनके क्यों किए गए, इनकी क्या उपयोगिता थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ इसके बाद अंत में मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंत में हम एक प्रश्न का हमसे और जवाब पूछा जाता है कि मेंडल की सफलता के कारण।
मेंडल जो है अपने कार्यों में बहुत सफल हुए और उनके परिणाम और उन सब चीज़ों से आगे तक हमें मदद मिली, आज तक मदद मिलती है। तो जैसे हमने शुरुआत में पूछा था कि मेंडल के कार्यों के छिपे रहने के कारण क्या थे, तो मैंने एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ बताया था। ठीक है, मटर का पौधा ही क्यों लिया, उसके कारण पूछे जाते हैं। इसी तरह से मेंडल की सफलता के कारण। तो सफलता के कारणों में ध्यान रखिए, 4-5 कारण निकाल सकते हैं पूरा मेंडलियन जेनेटिक्स पढ़ने के बाद कि आखिर मेंडल ने ऐसा क्या किया और कैसे कौन कौन से कार्य किए जिसकी वजह से वो सफल हुए और उनके साथ के और उनसे पहले के वैज्ञानिक सफल नहीं हुए। तो मेंडल की सफलता के कारण पर आईपीएमटी में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, मैंने यही लिखे हैं। ठीक है, मेंडल की सफलता के कारणों में सबसे पहला कारण अगर हम देखें तो पहला कारण होता है मटर के पौधे का चयन। निश्चित रूप से मटर का पौधा आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए एक आदर्श पौधा है और मेंडल इसकी बजाय कोई और लेते तो शायद इतने बढ़िया परिणाम नहीं मिलते। ये स्वपरागित बहुत अच्छा पौधा है, तो कहीं ना कहीं उसकी सफलता के कारणों में एक योगदान तो इसका भी, उन्होंने पौधा सही लिया। दूसरी चीज है एक बार में एक या कुछ लक्षणों का अध्ययन। मेंडल की कार्य प्रणाली की ये जो तकनीक थी, ये बड़ी खास बात थी। मेंडल ने बहुत ही न्यूनतम स्तर पर काम किया, एक एक लक्षण का अध्ययन, 2-2 लक्षण का अध्ययन। जब उन्होंने इतने मिनिमम लक्षणों पर काम किया तभी वो वंशानुगति को समझ पाए कि चल क्या रहा है। ठीक है, इसी तरह से क्रॉस के लिए शुद्ध पैतृकों का उपयोग, ये भी मेंडल के काम की एक नई चीज थी। उन्होंने अपने हर क्रॉस की शुरुआत शुद्ध पेरेंट्स, इसके लिए पहले शुद्ध बनाए, बार बार स्वपरागित करके शुद्ध तैयार किए, शुद्ध मतलब समयुग्मी, और फिर क्रॉस किया, तभी उनकी F1 संतति F2 संततियों में परिणाम एक जैसे आए। तो वो एक जैसे परिणाम ला पाए क्योंकि उन्होंने शुरुआत बिल्कुल एक जैसी करी। तो ये 2 चीजें थी, निश्चित रूप से इससे उनको सफलता में मदद मिली, उनके परिणाम मिले। और एक और जो बड़ी उपयोगी बात थी वो थी गणित और सांख्यिकी का उपयोग। इस प्रकार से जिस तरह से उन्होंने गणितीय फॉर्मूलों का उपयोग किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो और गणितीय फॉर्मूले से वो अपने परिणाम का पहले से ही अंदाजा लगा पाए कि क्या रेशो आने चाहिए, मैंने आपको बताया भी था। और सांख्यिकी, वो ये जानते थे कि बड़े वृहद स्तर पर काम करेंगे तब जाकर हमें परिणाम मिलेंगे, और उन्होंने इसीलिए एक एक क्रॉस में हजारों हजारों पौधे लगाए। तो गणित और सांख्यिकी का उपयोग निश्चित रूप से उनकी सफलता का कारण। और दूसरा, उनके कार्य प्रणाली के जो ओवरऑल टेक्निक थी कि गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन, ये जो था, ये भी एक और उनकी सफलता का बड़ा इंपॉर्टेंट, ये उनके कार्य करने का पूरा तरीका था, बट टेक्निकल स्टाइल जो उनकी थी, गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन। ठीक है, 5 लक्षण, 5 सफलता के कारण ध्यान रखने, जिनमें से भी एक बार में एक या कुछ लक्षणों का अध्ययन, गणित सांख्यिकी का उपयोग या गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन, ये 3 कारण ज्यादा उपयोगी हैं जो पूछे गए हैं। अच्छा, इस लास्ट वाले को थोड़ा और समझ लें, गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन। देखिए, मेंडल ने जो मटर के 7 लक्षण लिए थे वो थे गुणात्मक। ठीक है, अभी बताता हूं मैं गुणात्मक क्या है। लक्षण गुणात्मक थे लेकिन अध्ययन मात्रात्मक किया। मात्रात्मक अध्ययन का मतलब है सांख्यिकी समझना, कि उन्होंने हर बार हर क्रॉस में पैतृक पौधे संततियों की मात्रा बहुत ज्यादा रखी। तो मात्रात्मक अध्ययन ही उचित रहता है। अगर हमें जेनेटिक्स में सही परिणाम चाहिए तो 1-2 पौधों के क्रॉस से कुछ नहीं होगा। आप संख्या सैकड़ों में लीजिए, हजारों में लीजिए, जितनी ज्यादा संख्या में आप पौधे लेकर काम करेंगे तो उतना आपका परिणाम सही आएगा। मेंडल में भी, एनसीईआरटी ने भी मेंडल के बारे में एक जगह लिखा है कि मेंडल का सैंपलिंग आकार बड़ा था। सैंपलिंग आकार बड़ा होने का मतलब हर क्रॉस के लिए उन्होंने काफी संख्या में पौधे लेकर के काम किया। इससे जो उनका परिणाम आया वो औसत आधार पर बिल्कुल सही था और वो ऑथेंटिक परिणाम था जो आज तक भी अन्य जीवों पर भी लागू होता है। तो मात्रात्मक अध्ययन तो आवश्यक है जेनेटिक्स में। जितने कम जीवों पर काम करेंगे विज्ञान में, कम जीवों पर काम करके अगर कोई खोज हुई है तो वो मान्य नहीं होती। तो अध्ययन तो मात्रात्मक, बड़े बृहद स्तर पर, ठीक है, लेकिन लक्षण जो लिए वो गुणात्मक। और ये मेंडल की किस्मत भी मान सकते हो आप कि मेंडल द्वारा लिए गए लक्षण गुणात्मक होते हैं। अब इस चीज को जरा समझ ले, गुणात्मक का क्या मतलब है। किसी भी जीव में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, मैंने आपको शुरुआत में कहा था आनुवांशिक लक्षण जीन से बनते हैं। जीन का प्रदर्शन होता है, प्रोटीन बनेगा, आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन से लक्षण आएगा, बता रखा है। अब जीन से प्रदर्शन से प्रोटीन बन के लक्षण आता है, ये बात सही, लेकिन ये लक्षण 2 तरह से आता है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो किसी जीन ने प्रोटीन बनाया और प्रोटीन बना और लक्षण आ जाता है। वहां इस बात से कोई मतलब नहीं कि प्रोटीन कितना बना, मात्रा का कोई मतलब नहीं, बस प्रोटीन बनना चाहिए। प्रोटीन बना मतलब लक्षण आ जाएगा। एक्चुअली वो लक्षण उस प्रोटीन की गुणवत्ता से बन रहा है, उसकी मात्रा से उसको कोई लेना देना नहीं। वहीं कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो इस आधार पर बनेंगे कि जीन ने प्रोटीन कितना बनाया।
जीन से बनाए गए प्रोटीन की मात्रा तय करेगी कि लक्षण कैसा बनेगा। अगर कोई भी लक्षण जीन के प्रोटीन की बनने और उसकी उपस्थिति मात्र से आ जाता है तो वो लक्षण गुणात्मक है, क्योंकि वो प्रोटीन की गुणवत्ता से बन रहा है। और कोई लक्षण इस बात से बनता है कि प्रोटीन की मात्रा कितनी बनी, तो वो मात्रात्मक है। अर्थात हर जीव में आनुवांशिक लक्षण दो प्रकार के हैं, गुणात्मक लक्षण, मात्रात्मक लक्षण। ये मात्रात्मक अध्ययन अलग चीज है। मात्रात्मक अध्ययन का मतलब बृहद स्तर पर अध्ययन होना, मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, वो बात अलग है। लक्षण भी अगर दो तरह के हैं, गुणात्मक, मात्रात्मक। अगर लक्षण आप गुणात्मक लेते हैं तो अध्ययन आसान होता है, क्योंकि जो गुणात्मक लक्षण लेंगे, जैसे आप देखिए कईयों के दिमाग में आया भी होगा कि जब हमने कैपिटल टी लिया और पौधा लिखा लंबा, और कैपिटल टी स्मॉल टी में भी पौधा क्या लिखा, लंबा। कुछ के दिमाग में आता है कि भाई इन दोनों में पौधा लंबा एक जैसा ही होता है, कि बिल्कुल एक जैसा होता है। दो समयुग्मी, दो प्रभावी एलील है तो भी पौधा उतना ही लंबा बन रहा है, और एक प्रभावी एलील पर भी पौधा उतना ही लंबा बन रहा है। ठीक है, जबकि प्रभावी एलील तो प्रोटीन बना रहा होगा, दो प्रभावी एलील है तो प्रोटीन ज्यादा बन रहा है, और एक प्रभावी एलील में प्रोटीन कम बन रहा है। प्रोटीन चाहे ज्यादा बने चाहे कम बने, अगर लक्षण उतना का उतना ही आ रहा है, इसका मतलब ये लक्षण गुणात्मक है। ठीक है, और अगर ऐसा है कि मान लो दो प्रोटीन कैपिटल टी प्रोटीन ज्यादा बना रहे, पौधा लंबा बना, मान लो 10 फीट का बना, और कैपिटल टी स्मॉल टी होने पर पौधा 5 फीट का ही रह गया, तो इसका मतलब हम मात्रा से काम चल रहा है। दो प्रभावी एलील ज्यादा प्रोटीन बना रहे, ज्यादा लक्षण आ गया। एक प्रभावी एलील रह गया विषम युग्मी में, तो प्रोटीन भी आधा हो गया, लक्षण भी आधा। ठीक है, तो मात्रात्मक और गुणात्मक दो प्रकार के लक्षण हैं। अब देखिए, जो गुणात्मक लक्षण होते हैं उनमें क्योंकि समयुग्मी विषम युग्मी में एक जैसा लक्षण आएगा, तो उसमें बिल्कुल मैथमेटिक्स का फार्मूला चलता है, और इसलिए आराम से रिजल्ट भी आ जाते हैं। तो गुणात्मक लक्षण लेकर काम करेंगे तो परिणाम अच्छे से मिलेंगे, बिल्कुल फिक्स रेशियो आएगा। मात्रात्मक लक्षणों में नहीं आएगा। मात्रात्मक लक्षण भी मैंने आपको बताया नहीं है ज्यादा, ये हम आगे पढ़ेंगे मेंडल के बाद, क्योंकि मेंडल द्वारा लिए गए 7 लक्षण गुणात्मक थे। बाकी मेंडल से पहले भी लोगों ने काम किया। एक वैज्ञानिक का नाम मैंने आपको बताया था, जोसेफ कॉल्ड-र्यूटर ने तंबाकू के पौधे पर काम किया, लेकिन किस्मत से उन्होंने जो लक्षण लिए वो मात्रात्मक थे। और मात्रात्मक लक्षणों पर जब अगर हम क्रॉस करते हैं तो हर बार रिजल्ट अलग अलग आएगा, कोई फिक्स रेशियो नहीं आएगा। ये मैं मात्रात्मक आगे बताऊंगा तब समझ में आएगा। अगर आपको बिल्कुल फिक्स रेशियो चाहिए जैसे मेंडल को मिले, तो लक्षण गुणात्मक चाहिए। तो लक्षण गुणात्मक होते हैं तो अध्ययन आसान होता है, और जेनेटिक्स का अध्ययन शुरू ही गुणात्मक से होता है, तभी हमें जेनेटिक्स में वंशानुगति समझ में आती है। तो अभी तक हमने जो मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी वो क्वालिटेटिव जेनेटिक्स है, लक्षण गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है। ठीक है, अब मेंडल के बाद आते हैं फिर मात्रात्मक लक्षणों की भी खोज हुई बाद में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये छोटी सी बात है जो आगे काम आएगी। आनुवांशिक लक्षण गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। ठीक है, जो गुणात्मक लक्षण होते हैं जैसे कैपिटल टी मान लीजिए 10 फीट का है, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी 10 फीट का है, तो ये गुणात्मक है। और यदि इसमें कैपिटल टी 10 फीट का है और कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें 5 फीट का रह जाएगा, ये मात्रात्मक हो जाए। ठीक है, प्रदर्शन क्योंकि मात्रा से चलता है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर तो आप देखिए एक तरह से क्या हुआ कि समयुग्मी प्रभावी और विषम युग्मी, समयुग्मी प्रभावी एवं विषम युग्मी दोनों का प्रदर्शन क्या आएगा, लक्षण का प्रदर्शन समान रहेगा, तो ये गुणात्मक है। और इस जगह मात्रात्मक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर समयुग्मी प्रभावी जो है वो ज्यादा प्रदर्शन दर्शाएगा, और विषम युग्मी का प्रदर्शन उससे आधा ही रह जाएगा। ठीक है, ये जो होते हैं इन दोनों में प्रदर्शन अलग अलग आएगा, असमान आएगा, बल्कि विषम युग्मी का आधा आ जाएगा। तो यदि समयुग्मी और विषम युग्मी का प्रदर्शन समान मतलब लक्षण गुणात्मक, प्रदर्शन अलग अलग और आधा यानी कि मात्रात्मक। तो अब यहाँ अभी मेंडल ने सारे गुणात्मक पर काम किया, और गुणात्मक पर ही काम करने से जो है सही परिणाम भी मिलते हैं। तो मेंडल के इस मामले में किस्मत रही कि उन्होंने जो लक्षण लिए वो गुणात्मक थे, अध्ययन उन्होंने बृहद स्तर मात्रात्मक किया। बाकी मात्रात्मक लक्षण क्या है उस पर हम मेंडल के बाद आगे काम करेंगे। तो मेंडल की सफलता के ये 4-5 कारण हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन वंशानुगति। उनमें जो भी उनके क्रॉस थे, उनके परिणाम, कैसे उनके क्वेश्चन को करना है, शॉर्टकट मेथड क्या है, विशिष्ट क्रॉस क्या है, सारी बातें मैंने आपको बता दी। हमारे चैप्टर का ये पहला बड़ा सेगमेंट था। ठीक है, अब इसके बाद मेंडल के बाद वंशानुगति में क्या क्या नई नई चीजें आई जेनेटिक्स में, वो हम मेंडल के बाद पोस्ट मेंडलिज्म में पढ़ते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंडेलियन जेनेटिक्स की चीजें कई सारी दे रखी हैं,
अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एनसीईआरटी भी साथ साथ में आपको आनी चाहिए समझ में, और वो आप साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। अगर मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके आधार पर देखें तो एनसीईआरटी का जैसे ये आपका चैप्टर है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। शुरू में तो ये इंट्रोडक्शन है, आनुवांशिकी की परिभाषा वगैरह है, ठीक है। मेंडल की वंशानुगति के नियम, यहीं से मेंडेलियन जेनेटिक्स शुरू हो जाती है, ठीक है। ये चीज मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप अपनी एनसीईआरटी में भी इसको देख सकें। ये देखिए उनके 7 लक्षण और डायग्राम के आधार पर दिखा रखें। इसमें उन्होंने बताया मेंडल के बारे में बहुत डिटेल नहीं है, थोड़ा बहुत लिखा है कि 60 वर्षों तक उन्होंने काम किया, 56-57 से लेकर 63 तक, और बड़े बृहद स्तर पर काम किया। देखिए सांख्यिकी, विश्लेषण और गणित का इस्तेमाल किया गया, और जो है विशाल संख्या में उन्हें आंकड़े मिले जिससे उनका परिणाम जो है ज्यादा वेद्य था, और उसी से निष्कर्ष मिले। जो भी हमने कहा था ना मात्रात्मक अध्ययन, वो यहीं लिख रखा है शुरू में ही, ठीक है। इसके बाद ये सारा उन्होंने, ये ट्रू ब्रीडिंग मैंने थोड़ा बहुत पहले भी बता रखा है आपको कि इसमें उन्होंने शुद्ध पौधे तैयार करे और फिर उसके बाद क्रॉस किया। ये उन्होंने 7 लक्षण लिए हैं, वो दिखा रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक टेबल में भी दिखा रखे हैं ये 7 लक्षण उनके। तो ये तो मेंडल का जनरल था कि कौन से पौधा लिया, कौन से लक्षण लिए। फिर उसके बाद में मोनोहाइब्रिड, देखिए ये जो डायग्राम है ये उसकी तकनीक बताई थी आपको, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, किस तरह से पोकेसर हटाए और उनका संकरण करा गया। अब एक जीन की वंशानुगति यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें उन्होंने डिटेल से छोटी छोटी चीजें लिख रखी है कि पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी कैसे क्या बनेगी, फिर कैसे गैमिट बनेंगे, क्या प्रायिकता है, आराम से पढ़ सकते हो, बहुत आसान वे में लिखा है, ठीक है। ये सारा वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाया, ये F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, ठीक है। और यहाँ पर साथ साथ में क्या इनमें इन्होंने, जैसे हमने जेनेटिकल टर्म्स अलग से ली थी, उन्होंने टर्म्स अलग से नहीं ली, बीच बीच में जहाँ वही बता दी। यहाँ एलील समझा रखा है, समयुग्मी, विषमयुग्मी समझा रखा है, यही बीच बीच में आ जाएगा आपको। देखिए ये होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ साथ ही चल रहा है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया गया और उसमें क्या क्या चीजें आएंगी आप आराम से पढ़ सकते हैं, मैं पूरा बता चुका हूँ। उसके बाद में अगले पेज पर भी ये वही है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को दिखा रखा है पूरा, ठीक है। यहाँ उन्होंने प्रायिकताएं निकाल कर बता रखी है, ठीक है। ये पूरा क्रॉस दिखा रखा है। तो ये जो पूरी डिटेल दी हुई है, ये एक एक चीज को अच्छी तरह से लिखा गया, बहुत आसान है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। अच्छा, यहाँ पर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब पढ़ेंगे, और ये सारा मैंने वो गणितीय फॉर्मूला बताया था आपको, A+B² वही दे रखा है, देखो ये रहा, ठीक है। यहीं पर ही उन्होंने बीच में या परीक्षणार्थ कोर्स, टेस्ट कोर्स भी यहीं बीच में डाल दिया। तो टेस्ट कोर्स को भी उन्होंने यहीं शुरू में ही समझा दिया एनसीईआरटी ने। हमने तो खैर पूरा लास्ट में बताया आपको विशिष्ट क्रॉस के माध्यम से। ये थोड़ा सा टेस्ट क्रॉस के बारे में दे रखा है, और ये देखो एक डायग्राम दिया है ये टेस्ट क्रॉस का कि ये बैंगनी पुष्प का पौधा है, बैंगनी पुष्प प्रभावी होता है, तो ये समयुग्मी भी हो सकता है, विषमयुग्मी भी हो सकता है। अगर ये समयुग्मी हुआ और हमने अप्रभावी से क्रॉस किया तो सारे बैंगनी आएंगे, और अगर ये विषमयुग्मी हुआ और अप्रभावी से क्रॉस किया तो क्या आएंगे, आधे बैंगनी आएंगे और आधे सफेद आएंगे, 1:1। और ये 1:1 आना ही दर्शाता है कि ये विषमयुग्मी, जीनोटाइप का पता चल रहा है इससे, ठीक है। ये फिर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आपको पढ़ाए थे, ये वही प्रभाविता और पृथक्करण नियम, ये ऑलरेडी मैं बीच में बता चुका हूँ आपको, वही सारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस चल रहा है। अच्छा, यहाँ बीच में अब अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता 2 टॉपिक आ गए। वो प्रभाविता के अपवाद हैं, मैंने कहा था अपन इसको मेंडल के बाद पढ़ेंगे, तो हम इसको अभी बाद में पढ़ेंगे। अपूर्ण प्रभाविता और ये जो सप्रभाविता के जो केसेस हैं, ये दोनों चीज हम आगे पढ़ेंगे। अब मेंडल के बाद ये सप्रभाविता, ये चीज जो है अपन बाद में पढ़ेंगे मेंडल के कार्य होने के बाद। फिर ये 2 जीन के वंशानुगति, ठीक है। अब यहाँ से डायहाइब्रिड क्रॉस शुरू होता है, और ये पूरा देखो डायहाइब्रिड क्रॉस बता रखा है, वही चेकर बोर्ड बना करके, ठीक है। और ये रिजल्ट निकाल रखा है, और डायहाइब्रिड क्रॉस का निष्कर्ष दे रखा है यहाँ पर। ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ऑलरेडी हम पढ़ चुके, तो यहाँ तक की चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके, पेज नंबर 88 तक, इवन 89 तक, यहाँ तक पूरा। उसके बाद वंशानुगति का क्रोमोसोम सिद्धांत, ये दूसरी मेंडल के बाद की जेनेटिक शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर भी आप देखो, इसका भी पहला पैराग्राफ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मेंडल के कार्यों के छिपे रहने के कारण इसी में दे रखे। अब इसके बाद आगे जो है ये मेंडल के बाद का काम है। अब हम मेंडल के बाद की वंशानुगति यानी कि पोस्ट मेंडलिज्म आगे शुरू करेंगे, जिसमें आता है मॉर्गन का काम। मेंडल के बाद जो आए वो थे मॉर्गन। तो मेंडल ने जो काम किया और वो किस तरह से हुआ, क्या रिजल्ट, क्या परिणाम रहे, उनके क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये सब आप अच्छे से कर लें। हमारे जेनेटिक्स की एक्सरसाइज में भी, एक्सरसाइज 1 में शुरू के जो क्वेश्चन दिए हैं करीब 96 के आसपास होंगे, वो मेंडेलियन जेनेटिक्स के आप उनको कहिए। और आपको डीपीपी दी गई है, और भी डीपीपी दी जाएगी, जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करें। थैंक यू।